मिथुनापुर गांव में सिमाद्री नायडू नाम का एक बहुत अमीर आदमी अपनी पत्नी कामाक्षी के साथ रहता था। दोनों के प्यार का प्रतीक उनकी बेटी विलक्षणा थी। अपनी पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण नायडू ने अपनी बेटी को बहुत देखभाल और स्नेह से पाला। विलक्षणा एक बहुत ही दयालु लड़की थी। दूसरी ओर नायडू को विलक्षणा की दयालुता कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो गरीबों से नफरत करता था। गरीबों से इतना प्यार क्यों जताती हो तुम बेटा? पहले आप ये बताइए कि गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं और अपनी बातों से उन्हें चोट क्यों पहुंचाते रहते हैं? अगर हम उन्हें सब कुछ देते रहेंगे तो वे अपनी मेहनत करना बंद कर देंगे और आलसी हो जाएंगे। अगर उनका पेट आसानी से भर जाएगा तो वे हमेशा गरीब ही रहना चाहेंगे। इट्स ओके पापा, आप अपनी सोच के हिसाब से चलिए और मैं अपनी भावनाओं को थाम कर चलूंगी। चलिए बाहर घूमने चलते हैं। लॉकडाउन है, मुझे लगता है सड़क पर कई भूखे होंगे। ये सुनकर नरसिम्हा और कुछ नहीं कहता और चुपचाप कार में बैठने के लिए आ जाता है। विलक्षणा अपना पर्स बाहर लेकर आती है और कार के अंदर बैठ जाती है। वो कार में आगे बढ़ते हैं। उसी गांव की सीमा पर कावेरी नाम की एक बहुत ही गरीब विधवा रहती थी। अपने पति बलाया के निधन के बाद वो घरों में नौकरानी का काम करके अपने बच्चों परमेश और प्रेमा की जिम्मेदारी निभा रही थी। लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में नौकरानी रखने से बच रहे थे, जिससे कावेरी बेबस हो गई। इस लॉकडाउन ने मेरी रोजी रोटी छीन ली है। घर पर किराने का सामान जल्द ही खत्म होने वाला है और अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी मैं? कावेरी को इस तरह परेशान देखकर उसके बच्चे उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। कावेरी उनकी मासूमियत देखकर और दुखी हो जाती है। माँ रो मत, मैं और बहन बाहर जाकर काम मांगते हैं। हम बच्चे हैं ना, हमें कोई मना नहीं करेगा। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। कोरोना फैलने से सब कुछ बंद है बच्चों, किसी को भी काम नहीं मिल रहा है बेटा। सच है माँ, कोरोना को कैसे पता चलेगा कि हम भूख से तड़प रहे हैं? तुम दोनों घर पर ही रहो, मैं बाहर जाकर काम के लिए पूछती हूँ। वो बाहर चली जाती है और एक घर के गेट के सामने खड़ी होती है। मैडम, सर, दया करके मुझे अपने घर में कुछ काम करने के लिए दे दे। घरों के लोग उसे अंदर नहीं आने देते और वो घूम घूम कर गांव के हर बड़े घर के दरवाजे पर जाकर काम मांगती है। कावेरी बहुत थकी हुई और चिंतित होकर घर लौटती है। घर पर किराने का सामान खत्म होने वाला है, ये चिंता उसे खाए जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बच्चे भूख से तड़प उठते हैं। वो इस स्थिति से बेहद हताश हो जाती है। बच्चों के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। लॉकडाउन के चलते बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं और एक या दो ही भिखारियों का भला होता है। उन्हें एक आदमी एक केला देता है। विलक्षणा इन बच्चों को अपनी कार से भीख मांगते हुए देख लेती है। पापा जरा गाड़ी रोको, यहाँ आसपास कोई गरीब नहीं है। आप हमेशा उनसे बचते हैं, इसलिए आपको नजर भी नहीं आ रहे। कार को पीछे लीजिए। नायडू चुपचाप अपनी कार को पीछे लेता है और उस पेड़ के पास रोक देता है। विलक्षणा देखती है कि भाई और बहन पेड़ के नीचे भीख मांग रहे हैं। उनके कटोरे में सिर्फ एक केला है और वो दोनों उस एक केले की तरफ कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि वो केला कौन खाएगा। तभी परमेश कहता है, दीदी ये केला खा लो। मुझे इतनी भूख नहीं है भाई, तुम ही खा लो इसे। बहन, पता नहीं क्यों मुझे भी इतनी भूख नहीं है। कितने दिनों से हमने ठीक से नहीं खाया है भाई, इसीलिए भूख मर गई। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ना। इस लॉकडाउन की वजह से माँ को कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। माँ को देखा कितना परेशान है, इसीलिए तो हम भीख मांग रहे हैं। इसीलिए कह रही हूँ तुम खा लो भाई, मैं माँ के आने पर खा लूंगी। विलक्षणा जो कार से ये सुन रही थी, हाथ में फल लेकर नीचे उतर जाती है। बच्चे उसकी ओर उम्मीद से देखते हैं। हेलो, तुम दोनों कैसे हो? लो ये फल लेकर खा लो। अब तुम दोनों को खाने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। उन फलों को देखकर परमेश उदास होकर पूछता है, क्या ये सच में हमारे लिए है? हाँ सच्ची, ये सिर्फ तुम दोनों के लिए है। बच्चे उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और फल लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने फल ले जाकर अपनी माँ को दिए। मामा देखो हमें क्या मिला। माँ पैकेट में फल देखती है। तुम्हें ये कहाँ से मिला?
चोरी की तुमने? नहीं माँ, एक दीदी कार से आई और हमें ये फल दिए। उन्होंने कहा कि वो कल भी आएंगी, तुम भी चलना साथ में, देख लेना उनको। सच्ची माँ, तुम दुखी थी क्योंकि हम भूखे थे, इसीलिए हमने पेड़ के नीचे खड़े होकर भीख मांगना शुरू किया। एक आदमी ने हम दोनों के लिए केवल एक ही केला दिया। हाँ, मैं बहन से कह रहा था कि खा लो, और बहन मुझसे कह रही थी कि खाने के लिए। इस बीच वो दीदी आ गई एक बड़ी कार में। माँ बच्चों की बात मान लेती है। विलक्षणा अपने घर लौटते हुए बहुत खुश थी। क्या आपने देखा पापा कि वो भाई और बहन एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? एक दूसरे के लिए अपनी भूख सहने को तैयार थे। वे गरीब लोग हैं और शायद उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होगा। इस लॉकडाउन के चलते उन्हें काम भी तो नहीं मिल रहा। घर पहुंचने पर भी विलक्षणा पिता की कही बात पर सोचती रहती है और सो जाती है। अगले दिन कावेरी जब बाहर जाकर काम की तलाश करने के लिए तैयार होती है तो उसका बेटा कहता है, मैं काम देखने बाहर जा रही हूँ, घर पर ही रहना तुम दोनों। आप हर रोज बाहर जाती हो माँ, लेकिन आपको कोई काम नहीं देता। मैं और बहन उस पेड़ के नीचे जाकर आज भी भीख मांगेंगे। अपने बेटे की बात सुनकर कावेरी को एहसास हुआ कि उसकी बात सच है और वो घर पर ही रुक गई। बच्चे पेड़ के नीचे भीख मांगने खड़े थे, तभी उन्हें विलक्षणा कार में आती दिखाई दी। बच्चे कार को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़े। तुम दोनों कहाँ रहते हो? पासी दीदी, आप आओगे? क्या तुम लेकर चलोगे? जैसे ही कार घर पहुंचती है, बच्चे अपनी माँ को बाहर लाने के लिए अंदर भागते हैं। विलक्षणा 2 बड़े बैग लेकर घर में आती है। नायडू जो कुछ भी विलक्षणा कर रही थी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी शांत था। कावेरी विलक्षणा के लिए एक स्टूल रखती है। विलक्षणा प्रेमा के लिए जूते और कपड़े लाती है और परमेश को किताबें देती है। वो फिर कावेरी को दूसरा बैग देती है। आंटी, मैंने आपके लिए कुछ किराने का सामान खरीदा है। अब से दुखी ना हो कि आपके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि आप मेरे घर पर काम करने आ सकती हैं। मेरा घर पास में है और मेरे पिता इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको कोई कुछ ना कहे। उसके दिए गए कपड़े और जूते देखकर प्रेमा खुश होती है। दीदी, आप जो कपड़े और जूते लाई हो वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए हैं। दीदी, आपको कैसे पता चला कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है? मैंने पता कर लिया। आप 100 साल जिए छोटे मेम साहब। आपके माता पिता सचमुच बहुत अच्छे लोग होंगे और आप अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व और बुद्धिमान हैं। कावेरी विलक्षणा को सिर झुकाकर प्रणाम करती है और ये देखकर उसके बच्चे भी। विलक्षणा खुशी खुशी वहां से चली जाती है। नायडू ने उस परिवार को अपनी बेटी के आगे झुकते देखा और उसे अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। फिर वो भी उसके रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। उस रात कावेरी और उसके बच्चे खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कावेरी काम के लिए विलक्षणा के घर जाती है और फिर वहां काम करके खुशी खुशी अपने बच्चों की देखभाल करने लगती है। जैसे ही शारदा पहाड़ी से नीचे गिरी, वो एक पेड़ में अटक गई और उसकी डंगाल को पकड़कर लटकी हुई थी। कोई है क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो सब और नजर घुमाती है, कोई भी नहीं दिखता। उसे पता था कि वो काफी देर तक लटकी नहीं रह सकेगी। धीरे धीरे उसके हाथ से पेड़ की डंगाल फिसल रही थी। जैसे ही उसके हाथ से पकड़ गई, वो नीचे झाड़ियों में गिर पड़ी। 10 मिनट बाद वो धीरे धीरे झाड़ियों से उठती है, चारों ओर देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वहां उसने एक कच्ची पगडंडी देखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। शारदा उस पगडंडी पर आगे बढ़ गई। तीन दिन हो गए हैं। उसकी सौतेली बेटी की मौत हो गई है। वसुधा शारदा के लिए एक पूजा करती है। उसने शारदा का फोटो रखा, माला लटकाई, दीप जलाया और शारदा की फोटो के सामने रखा। उसने मछली करी, चिकन करी और दाल पकाई। इस तरह उसने कई व्यंजन बनाए। 10 मिनट के बाद वसुधा और सिरी दोनों ने भोजन की थाली ली।
दोनों आमने सामने बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। शारदा, तुम जहां भी हो, तुम्हारी आत्मा शांत होनी चाहिए। तुम मेरी सौतेली बेटी हो, लेकिन मैंने तुमको कभी परेशान नहीं किया, तुमको कभी डांटा या पीटा नहीं। वसुधा ने इस तरह प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली। सिरी, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, मेरी सौतेली बहन, क्या तुमने देखा? हमें तुम्हारे मरने का कोई दुख नहीं है और तुम्हारे नाम पर माँ ने आज कई व्यंजन बनाए हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं पकाए थे। अब देखो, मैं खूब मजे लेकर खाऊंगी। उसने आंखें खोली। माँ और बेटी दोनों ने खाना शुरू किया। सिरी एक चिकन का टुकड़ा लेती है और अपने मुंह में डालती है और बाहर देखती है। उसी समय उसने शारदा को चलकर आते हुए देखा। वो चौंक गई। उसने अपनी आंखें बड़ी की और फिर से देखा। उसके मुंह से चिकन का टुकड़ा नीचे गिर गया। सिरी को देखकर वसुधा, अरे सिरी, ऐसे कहां घूर रही हो? कोई भी नहीं है बाहर तो ना? वसुधा द्वार पर देखती है, कोई नहीं था। तब तक शारदा आकर सीढ़ियों पर बैठ गई थी। सिरी ने दरवाजे पर उलझन से देखा, तब शारदा दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि उसकी कल्पना है। उसने फिर से वो एक चिकन का टुकड़ा लिया और खाने लगी, लेकिन उसके दिल में संदेह था, इसलिए उसने चिकन का टुकड़ा खाया और बाहर आ गई। अगर अच्छी किस्मत हुई और अगर वो वापस आ गई तो मेरे बारे में माँ को बता देगी, तब क्या मेरी माँ शांत रहेगी? वो एक डंडा लेगी और मुझे तब तक पीटेगी जब तक वो टूट नहीं जाता। और फिर भी अगर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो मुझे उसी पहाड़ी पर ले जाकर धक्का दे देगी। हाँ, वो यही करेगी। मुझे डर लग रहा है। इस तरह वो सोचती हुई बाहर आई। जब वो इधर उधर देख रही थी, उसने देखा कि शारदा सीढ़ियों पर बैठी है। तब उसे समझ आया कि अब तक उसने जो कुछ भी देखा था वो सच था। वो फौरन शारदा के पास गई। ए सौतेली बहन, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी निकली। तुम उस ऊंची पहाड़ी से गिर गई, तब भी नहीं मरी। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे इस दुनिया में कुछ और दिन बाकी है। अगर मैं खुद पहाड़ी से नीचे गिरती तो शायद मर जाती, लेकिन तुमने मुझे धोखे से मारा, इसीलिए नहीं मरी। मैं ये बात माँ को बताऊंगी। तुम देखते जाओ। जो भी हो, तुम मेरी बहन हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुम माँ को क्या बताओगी कि तुम जिंदा वापस आ गई, या मैंने तुम्हें पहाड़ी से नीचे धकेल दिया था? क्या बताओगी माँ को तुम? मैं जो चाहूंगी बताऊंगी। तुमको ये जानने की क्या जरूरत है? वो वहां से उठी और अंदर जा रही थी। तब सिरी ने उसे रोक लिया। अगर तुम जाकर मेरी शिकायत लगाओगी तो अब की मैं तुम्हें यकीनन मार डालूंगी। जो कुछ बताना अच्छी तरह सोच कर ही बताना। समझ ली ना मेरी बात? उसने कड़े शब्दों में धमकी दी। शारदा को लगा कि सिरी उसे सच में मार डालेगी। उसके साथ क्यों लड़ना? उसने ऐसा ही सोचा और अंदर चली गई। अंदर जाकर, माँ, मैं आ गई। वसुधा ने अपना सिर घुमाकर देखा। जैसे ही वो वसुधा को दिखी, उसने अपना खाना छोड़ दिया और शारदा के पास आई। उसने शारदा के हाथों को छुआ और देखा कि यह सपना है या वास्तविक। उसने स्पर्श महसूस किया तो समझ गई कि यह सच्ची है। क्या तुम आ गई शारदा? मुझे अंदर से लग रहा था कि तुम जरूर वापस आओगी, लेकिन 3 दिन तक जब तुम नहीं आई तो मुझे सिरी ने जो बताया उस पर विश्वास करना पड़ा। शारदा को सिरी से डर लग रहा था। उधर सिरी सोच रही थी कि शारदा मम्मी को सच बताती है या नहीं। शारदा कुछ बताने ही वाली थी कि सिरी वहां आ गई। सिरी को देखकर जो वहां आ गई थी, मैं पहाड़ी से गिर गई थी मम्मी। मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझे फिर से देख पा रही हो। ठीक है बिटिया, तुम जीवित हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। जाओ और दोनों खेलो। नहीं माँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बताओ। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं सभी कामों में तुम्हारी मदद किया करूंगी। मैं खाना भी बनाना सीखूंगी तुमसे। इस तरह अब से शारदा वसुधा के साथ ही रहने लगी। इस बात से सिरी हमेशा तनाव में रहती। शारदा अगर अभी नहीं तो कुछ समय में निश्चित रूप से माँ को बता देगी कि मैंने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया था।
तो मैं माँ की नजर में खराब हो जाऊंगी और माँ मुझे पीटेगी। जब तक शारदा की मौत नहीं हो जाती मैं चैन से नहीं रह सकती। मैं उसे मारने के लिए हर तरह की कोशिश करूंगी, तभी मुझे इस प्रॉब्लम से हल मिलेगा। वो अपने दिल में जरा भी अच्छाई नहीं रखती। तभी से वो शारदा के अकेले होने का इंतजार कर रही थी। वो शारदा को देखती रहती, लेकिन शारदा हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती। हालांकि सिरी उसे अपने साथ खेलने के लिए कई बार बुलाती थी, लेकिन शारदा ये कहकर बच निकलती थी कि उसके पास कई काम है। इससे सिरी निराश हो जाती थी। एक दिन वसुधा ने शारदा को छत पर पापड़ सुखाने के लिए कहा और बाहर चली गई। शारदा ने पापड़ लिए और छत पर गई। सिरी ने सोचा कि यही सही समय है और उसके पीछे हो ली। वहां जाकर शारदा ने पापड़ रखे और उनको उड़ न जाए इसलिए ध्यान रख रही थी। सिरी ने सोचा कि यही मौका है। जब शारदा वहां से जाने को हुई तो सिरी उसके पास गई। मुझे माफ कर दो शारदा, मैंने जो भी किया वो गलत था। मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगी, मुझ पर विश्वास करो। तुम मुझसे बात तक नहीं करती हो, इसलिए मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता। बात करते करते वो शारदा को छत के किनारे पर ले आई और उसे वहां से धक्का दे दिया। शारदा वहां से नीचे एक चट्टान पर गिरी। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। उसके सिर से खून बह रहा था। वो बेहोश हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। सिरी ने मान लिया कि वो मर गई है और उसके पास आकर आंसू बहाने लगी।